सहकारिता 100 साल से ज़्यादा का सफ़र और कहा जा रहा है कि आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल हैं। योजना हर गांव, हर गरीब और किसान तक सहकारिता को पहुंचाने की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव। खबरों की एबीसी में आज बात सहकारिता के शतक की। सहकारिता के इस शतकीय पारी में भारतीय सहकारी आंदोलन की भूमिका बेहद अहम रही है, जो कुछ क्षेत्रों में सफल रहा और कुछ में असफल भी रहा है। मसलन सहकार में दुग्ध उत्पादन में अमूल, फर्टिलाइज़र में इफ़को और लिज्जत पापड़ जैसी सफल कहानियां हैं, जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई नज़ीर पेश की हैं। वहीं कई सहकारी समितियां कुप्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप और पारदर्शिता की कमी के कारण असफल भी रहीं। सहकारी समितियों की इन्हीं कमियों को दूर करते हुए संसद ने नया सहकारिता कानून बनाया। इस कानून को लेकर जानकार मानते हैं कि ये कानून सहकारी समितियों में नई जान फूंक सकता है, क्योंकि इस कानून में सहकारी समितियों को ज़्यादा समर्थ और ज़्यादा सक्षम बनाने की कोशिश की गई है। इस कानून की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं सहकारिता की उस भावभूमि को जो भारत में सदियों से रची बसी है। भारत 8 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां, 13 करोड़ पैक्स, 30 करोड़ सदस्य, देश का विश्वास, समावेशी विकास। सहकारिता की कहानी औद्योगिक क्रांति के दौर में छोटे कारीगरों और बुनकरों द्वारा अपने संसाधनों को मिलाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ खड़े होने से शुरू हुई। जहां इंग्लैंड में 1844 में पहली सहकारी समिति की स्थापना हुई, एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत पर आधारित सहकारिता आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। भारत में इसने 1904 में सहकारी ऋण सोसाइटी अधिनियम के साथ किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए औपचारिक रूप लिया और अमूल जैसी सफलताओं के साथ ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में सहकारिता की कहानी। भारत में सहकारिता का औपचारिक इतिहास 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए सहकारी ऋण सोसाइटी अधिनियम से शुरू होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों को साहूकारों के कर्ज के चंगुल से मुक्त करना था। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये ग्रामीण समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है और इसी योगदान की बानगी था सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में स्थापित कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी अमूल। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में इसने किसानों के लिए एक सफल मॉडल बनाया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में मदद की। यह सहकारी समिति बाद में 9 जुलाई 1973 को GCMMF बन गई, जब 6 डेयरी सहकारी समितियों ने इसमें सहयोग किया। इस सफलता का श्रेय मुख्य रूप से मिल्कमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन और भारत की श्वेत क्रांति के लिए उनके दृष्टिकोण को दिया गया। डॉक्टर कुरियन के नेतृत्व में GCMMF ने न केवल जमीनी स्तर पर सहकारी व्यवसाय मॉडल को बेहतर बनाया, बल्कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 ट्रिलियन मूल्य की कंपनी बनने की इस ब्रांड की आकांक्षा भारत में तेजी से बढ़ते डेयरी क्षेत्र को दर्शाती है। गौरतलब है कि सहकारी समितियों का भी एक विशेष कालखंड देश में रहा है।
100 साल और गिनती जारी है। आंदोलन से उपजे सहकारिता के क्षेत्र में निरंतर विस्तार और विकास हुआ है। भारतीय संविधान में सहकारिता का विधान जुड़ा। सवाल ये भी उठा कि सहकारिता से जुड़े कानून कौन बनाएगा, केंद्र, राज्य या यूनियन? आइए डालते हैं एक नज़र सहकारिता की टाइमलाइन पर। सहकारी समितियों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में धन या क्रेडिट की कमी वाले लोगों की सेवा के लिए एक आत्मनिर्भर व स्वप्रबंधित लोगों के आंदोलन के रूप में की गई थी। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। ब्रिटिश भारत ने गरीब किसानों के दुख, विशेषकर साहूकारों द्वारा उत्पीड़न को कम करने के लिए भारत में रायफन्सन प्रकार के सहकारी आंदोलन को दोहराया था। बैंकिंग में पहली क्रेडिट सहकारी समिति का गठन वर्ष 1903 में बंगाल सरकार के सहयोग से किया गया था। क्रेडिट सहकारी समिति ब्रिटिश सरकार के फ्रेंडली सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। भारत का सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 25 मार्च 1904 को अधिनियमित किया गया था। इस विषय का अध्ययन और रिपोर्ट 1915 में सर एडवर्ड मैकग्लेन की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया गया, जिसने सहकारी आंदोलन को आर्थिक और वित्तीय तौर पर मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया, जिसने इस आंदोलन को और गति प्रदान की। सहकारिता समिति फिर से 1919 में राज्य का विषय बन गया था। आर्थिक मंदी के बाद 1929 में सहकारी समितियों के पुनर्गठन की संभावनाओं की जांच करने के लिए मद्रास, बॉम्बे, त्रावणकोर, मैसूर, ग्वालियर और पंजाब में समितियों का गठन किया गया। दरअसल गांधी जी जैसे नेता भी ये मानकर चल रहे थे कि समाजवादी समाज के निर्माण और सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण के लिए सामाजिक सहयोग जरूरी था। उनके अनुसार लोगों को सशक्त बनाने के लिए आपसी सहयोग ही एकमात्र जरिया है। आपको बताते चलें कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से ही कोऑपरेटिव की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने इस अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास सहकारी बस्ती के रूप में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। 1951 में 501 केंद्रीय सहकारी संघों का नाम बदलकर केंद्रीय सहकारी बैंक कर दिया गया था। भूमि बंधन सहकारी बैंकों की स्थापना 1938 में ऋण राहत और भूमि सुधार के लिए प्रारंभिक ऋण प्रदान करने के लिहाज से की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1939 से मौसमी कृषि कार्यों के लिए सहकारी समितियों को पुनर्वित्त देना शुरू कर दिया। इसके बाद 1948 से रिजर्व बैंक ने केंद्रीय सहकारी बैंकों और उनके माध्यम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त देना शुरू किया। 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए राज्य की भागीदारी और संरक्षण के लिए डीसीसी बैंकों और पीएसीएस को मजबूत करने की सिफारिश की थी। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार संबंधित राज्य अधिनियम 1962 से उनके संरक्षण बन गए। रिजर्व बैंक ने फसल ऋण के लिए वित्त के मौसम तत्व एवं स्तर की शुरुआत की। साथ ही आपदाओं के कारण फसल नुकसान से निपटने के लिए रूपांतरण, पुनर्भुगतान और पुनर्निर्धारण की व्यवस्था की गई, जिसके चलते प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां बहुउद्देशीय बन गई। 1964 में रिजर्व बैंक के एक्शन प्रोग्राम के तहत पीएसीएस को व्यवहार्य इकाइयों में पुनर्गठित करना शुरू कर दिया गया। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति ने तब निष्कर्ष दिया था कि सहकारी समितियों की पहुंच मुश्किल से 30% किसानों तक ही सीमित है। ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कारण बना। 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना से ग्रामीण ऋण की समस्याएं कम नहीं हुई, क्योंकि ये केवल 6% किसानों तक ही पहुंच सके। सहकारी समितियां 1991 तक ग्रामीण ऋण में पिछड़ रही थी, लेकिन 1991 और 2001 के बीच ग्रामीण फसल ऋण में 62% हिस्सेदारी के साथ उन्होंने अपना प्रमुख स्थान पुनः प्राप्त कर लिया। भारत में सहकारिता की टाइमलाइन ये बताती है कि पिछले 100 साल से ज्यादा के सफर में
कैसे कई चुनौतियों और उपलब्धियों के उदाहरण पेश किए गए हैं। सहकारिता के क्षेत्र में कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइजर्स के वितरण में 35%, चीनी उत्पादन में 31%, गेहूं की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20% का योगदान दे रहा है। आजादी के साथ ही भारत में सहकारिता को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया, जिसके तहत व्यापक सामुदायिक विकास के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया। वहीं वर्ष 2002 में सहकारी समितियों की व्यापकता को बढ़ाने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया। इसे वर्ष 2022 में संशोधित करते हुए समितियों में बोर्ड चुनावों की देखरेख के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण की शुरुआत की। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अब जहां बहुराज्य सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया गया, वहीं बाकी सहकारी समितियों के लिए राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया। सहकारिता की इस यात्रा में सबसे बड़ा कदम तब उठाया गया जब इसे मंत्रालय का दर्जा देते हुए वर्ष 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई और अमित शाह इसके मंत्री बने। आपको बताते चलें कि इससे पहले तक सहकारी मामलों की साज संभाल भी कृषि मंत्रालय ही किया करता था। नए उभरते हुए क्षेत्रों में कोऑपरेटिव का प्रवेश कराकर कई सारे क्षेत्रों में कोऑपरेटिव की भावना के साथ काम करने की नई शुरुआत करना। हेल्थ में थोड़ा बहुत काम हो रहा था, मगर अब ज्यादा काम होगा। टूरिज्म, टैक्सी, इंश्योरेंस और ग्रीन एनर्जी तक का बारीक प्लानिंग हमारे मंत्रालय ने किया है और टैक्सी और इंश्योरेंस में तो हम बहुत कम समय में बहुत अच्छी शुरुआत के साथ बाहर आएंगे। नए उभरते हुए क्षेत्रों में कोऑपरेटिव की एंट्री मतलब सफल कोऑपरेटिव इकाइयां इकट्ठा होकर एक कोऑपरेटिव बनाएगी जो नए क्षेत्र में कोऑपरेटिव की शुरुआत करेगी। उसका जो मुनाफा होगा वो इकाइयों के माध्यम से अंततोगत्वा पैक्स के मेंबर तक पहुंचे। किसानों और छोटे व्यवसायियों के लिए लाइफलाइन की तरह काम करने वाले सहकारिता मंत्रालय की स्थापना साल 2021 में हुई। साथ ही 23 साल पहले लाए गए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन किए गए। आखिर क्यों पड़ी इन संशोधनों की जरूरत, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट से। क्या कहता है सहकारिता कानून? हर गांव तक कोऑपरेटिव। 2034 तक देश की जीडीपी में कोऑपरेटिव का योगदान बढ़ाकर 3 गुना करने की योजना। 50 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। समितियों की संख्या 30% करने का लक्ष्य। प्राथमिक समितियां, प्राथमिक पैक्स, प्राथमिक मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का लक्ष्य। विश्वास बढ़ाने के लिए क्लस्टर के साथ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा। मॉडल सहकारी गांव के अनुभव के आधार पर हर तहसील में 5 मॉडल गांव बनाने का लक्ष्य। श्वेत क्रांति 2 के जरिए इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। सहकारिता कानून में हर 10 साल में समय के मुताबिक बदलाव किया जाएगा। हर राज्य में संतुलित सहकारी विकास की योजना बनाई जाएगी। सदस्यों के कल्याण के लिए कोऑपरेटिव के ढांचे को तैयार किया गया है। हर सहकारी समिति का अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। अच्छी शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक स्थापित करने की योजना है। एक्सपर्ट के लिए कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव के मॉडल पर काम शुरू हो चुका है। कोऑपरेटिव को करियर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारत के लिए सहकारी समितियां संस्कृति का आधार हैं, जीवन शैली हैं। भारत अपनी भावी प्रगति में सहकारी समितियों की अहम भूमिका देखता है। प्रधानमंत्री का यह आदर्श वाक्य है नई सहकारिता नीति के संदर्भ में, जो कि भविष्य के भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। यह भारत के अर्थतंत्र को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। एक नज़र नई सहकारिता नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर।
भारत अपनी सहकारिता के संस्कृति के पुनरुत्थान का साक्षी बन रहा है, जिसमें जमीनी स्तर की समितियां सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास के शक्तिशाली इंजन के रूप में उभर रही है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। आज डेयरी जैसे सहकारी क्षेत्र में लगभग 60% भागीदारी हमारी माताओं बहनों की है। इसलिए जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। हमने पहली बार, जिसका भी अमित भाई ने विस्तार से वर्णन किया, पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। भारत में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी शक्ति का बेजोड़ उदाहरण है। भारत की कुछ सफलतम सहकारी समितियों की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समिति, जिसने श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया, जिसका कारोबार 7.3 बिलियन से अधिक है। इफको भारत की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समिति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी समिति है। 7.3 बिलियन से अधिक राजस्व सहित इसकी उल्लेखनीय वृद्धि ने इसे फॉर्च्यून इंडिया टॉप 500 सूची में स्थान दिलाया है। कर्नाटक दुग्ध संघ भारत में दूसरी सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समिति है। कर्नाटक में 15 दुग्ध संघों के साथ ये काम करती है। प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों से दूध खरीदती है। शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में अपनी सेवाएं देती है, जिससे 1500 से अधिक सदस्य लाभान्वित होते हैं। इंडियन कॉफी हाउस सोसाइटी श्रमिक सहकारी समितियों के नेटवर्क द्वारा प्रबंधित इसके लगभग 400 कॉफी आउटलेट हैं। उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति भारत की सबसे पुरानी श्रम सहकारी समिति है। लगभग 1415 व्यक्तियों की सदस्यता के साथ यूएलसीसीएस ने 7500 से अधिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। राजस्थान की बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति है। वर्ष 1954 में केवल 15 सदस्यों और मात्र 30 रुपए के शेयर के साथ स्थापित ये समिति आज 8,299 से अधिक सदस्यों और 107.54 लाख रुपए के शेयर के साथ एक संपन्न समिति के रूप में विकसित हो चुकी है। इन्हीं सफल सहकारी समिति के रोल मॉडल की तर्ज पर नई सहकारी नीति में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो हाशिए पर पड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की नई ऊर्जा देगा। नई सहकारी नीति के दूरगामी लक्ष्य को उनके उद्देश्यों से समझा जा सकता है। नई सहकारी नीति का मूल मंत्र सहकार से समृद्धि है। सहकार से समृद्धि के विजन को बढ़ावा देना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति की रफ्तार में तेजी लाना है। रोजगार के अवसरों का बड़े पैमाने पर सृजन करना है। देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करना है। सहकारिता क्षेत्र को अपना सामर्थ्य हासिल करने में मदद करना है। सहकारिता संस्थाओं के लिए समग्र दृष्टिकोण तैयार करना है। नीतिगत, कानूनी और संस्थागत अवसंरचना तैयार करना है। सहकारिता आधारित विकास मॉडल को बढ़ावा देना है। और मित्रों, सहकारी नीति जो है, इससे होगा क्या? निश्चित रूप से इस नीति को बारीकी से सभी राज्य जब इंप्लीमेंट करेंगे, तब एक समावेशी, सर्वसमावेशी, आत्मनिर्भर और भविष्य केंद्रित, फ्यूचरिस्टिक एक मॉडल बनेगा जो इस देश की कोऑपरेटिव को नया स्वरूप देने का काम करेगा। 2034 तक सहकारी क्षेत्र का देश के जीडीपी में योगदान 3 गुना
बढ़ाने का काम हम करने वाले हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य है, मुझे मालूम है, मगर हमने इसकी ठीक से तैयारी करी है। 50 करोड़ नागरिक जो एक्टिव मेंबर नहीं है या तो मेंबर ही नहीं है, ऐसे 50 करोड़ नागरिकों को एक्टिव मेंबर कोऑपरेटिव सेक्टर का बनाने का भी लक्ष्य रखा है। समितियों की संख्या में 30% की वृद्धि हम करेंगे, मतलब 8,30,000 है, इसमें 30% की वृद्धि हम करेंगे। हर पंचायत में एक प्राथमिक कोऑपरेटिव होगी, मतलब पैक्स जरूरी नहीं है, प्राथमिक डेयरी होगी, प्राथमिक मछुआरा समिति होगी, प्राथमिक मल्टीपर्पज पैक्स भी हो सकता है, प्राथमिक पैक्स भी हो सकता है। और इसके माध्यम से जो युवा काम कर सकता है, इसकी रोजगारी भी बढ़ाना। सहकारी समितियां न केवल लोगों को सशक्त बना रही हैं, बल्कि वे समावेशी लोकतांत्रिक विकास की नए सिरे से परिकल्पना भी कर रही हैं। एक सदी पहले एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई यह मुहिम अब भारत के न्याय संगत और समावेशी विकास की कुंजी बन सकती हैं। खबरों की एबीसी में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और नए फ्रेज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।